दोस्तों, प्रसिद्ध उर्दू और हिंदी के पत्रकार आज़िम रिजवी साहब, मैंने एक वीडियो इनकी पत्रकारिता के सिलसिले में भी रिकॉर्ड किया है और आज मैं चाहता हूं कि इनके पूर्वजों में मोहम्मद हसन फ़ायज़ बनारसी साहब हैं और रिजवी साहब उनकी नवासी के साहबजादे हैं जी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि फ़ायज़ बनारसी साहब के बारे में इनसे ज़्यादा कौन मोतबर हो सकता है। अब हम चाहेंगे कि अपने पूर्वज मोहम्मद हसन फ़ायज़ बनारसी साहब के बारे में कि वो उनका पूरा नाम क्या था, उनके वालिद का क्या नाम था, वो तालीम वगैरह कहाँ हासिल किया, इस तरह से आप खुद सारी बातें ऐसी बता दें कि मुझे कोई सवाल करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। काशी ने 3 अनमोल रत्न ऐसे पैदा किए हैं जी जिनकी दुनिया में मिसाल कायम है। जी पहला मोती गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरा मोती शेख अली हजी जी और तीसरा मोती मोहम्मद हसन फ़ायज़ बनारसी। जी फ़ायज़ साहब अपने आप में ये कहा जाए कि उनके में शायरी की रूह बसी हुई थी। जी। बचपन से ही उन्होंने जो शायरी का उनको शौक रहा और 12 साल की उम्र के जब वो थे उस वक्त शायरी करने लगे। वो उनके पूर्वज वैसे बनारस के नहीं थे, उनके पूर्वज अस्फहान ईरान से आए थे बनारस और आके बनारस से बसे और बनारस से रहे। बनारस का उनको तहजीब, बनारस का तमद्दुन और बनारस की रिहाइश और यहाँ की तालीमी जो निज़ाम था वो इतना पसंद आया कि वो बनारस छोड़कर फिर बनारस से बाहर कभी गए नहीं। उनके वालिद का नाम था अल्ताफ हुसैन राबित जी। वो अपने ज़माने के बहुत बड़े शायर थे। कहा ये जाता है कि जब मिर्जा गालिब 1930 में बनारस आए हैं और बनारस में एक दिन के भी आए थे, बनारस इतना पसंद आया उनको कि वो 1 महीना बनारस से रह गए। तो उस वक्त उनके मिर्जा गालिब के जो है उन्होंने सम्मान में एक मुशायरा आयोजित किया था। मुशायरे में मिर्जा गालिब शिरकत किए और उस जमाने के जो मशहूर शोरा थे उन्होंने शिरकत किया। गालिब ने इसे बहुत पसंद किया और उनको काफ़ी अच्छा लगा कि बनारस में जो है इस किस्म का भी शायर मौजूद हैं। फ़ायज़ साहब का जन्म 7 जुलाई 1856 में बनारस के मोहल्ला गौरीगंज में हुआ। वो यहाँ पैदा हुए, यही उन्होंने तालीम हासिल की। उनके वालिद अल्ताफ हुसैन राबित जैनरान इंटर कॉलेज जो बनारस का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है और कहा जाता है इसे महाराजा जैनरान घोषाल ने बनाया है। यहाँ वो फ़ायज़ साहब के वालिद टीचर थे और उन्होंने फ़ायज़ साहब को भी उसी कॉलेज में पढ़ाया। फ़ायज़ साहब की काबिलियत शुरू से ही बहुत देश में लायक थी। जब 12 साल के थे तो शेर व शायरी में उनकी दिलचस्पी आ गई। उनके वालिद चूँकि शायर थे, लिहाजा फ़ायज़ साहब में भी शायरी का खून जो था वो आना ज़रूरी था। उन्होंने 12 साल की उम्र से शायरी शुरू की और जब वो बड़े हुए तो जनरल इंटर कॉलेज से उन्होंने पढ़ा, वहाँ से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद उन्होंने BA किया, उसके बाद MA किया और फिर हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से आप लोग जानते होंगे, बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपने ज़माने के बहुत बड़े महाकवि हुए हैं। उन्होंने कॉलेज अपने नाम से बनाया है यहाँ हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज। वहाँ फ़ायज़ साहब प्रोफेसर हो गए और वहाँ वो रहे। उसके बाद उनकी काबिलियत के व्यवहार था कि उस वक्त बनारस में जितने शायर हुए हैं उसमें 90% शायर जो है वो इनके शागिर्द हुए हैं। 90% शायर यहाँ बनारस में। यहाँ फ़ायज़ की हालत ये थी कि लोग शायरी का नाम फ़ायज़ी करने लगे थे। लोग ये कहें कि लोग शायरी आती है तो लोग कहें फ़ायज़ी आती है। मैंने फ़ायज़ साहब का नाम शायरी से बनकर फ़ायज़ी हो गया। इतना पॉपुलरिटी उनके बहुत बड़ी बात, इतनी पॉपुलरिटी उन्होंने पाई और अपने उनके शागिर्दों में आगा हसन काश्मीरी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े ड्रामा नवीस हुए हैं और उन्हें यहूदी की लड़की नाटक लिखा है और शेक्सपियर कहा जाता है, इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है। वो फ़ायज़ साहब को शागिर्द थे। आप सोच सकते हैं आगा हसन काश्मीरी, मुंशी गनी बनारसी, मुंशी बेताब बनारसी और डॉक्टर भगवान दास और डॉक्टर संपूर्णानंद आनंद उनका अपना खदबुत था संपूर्णानंद का। और उसके बाद जो है इस किस्म के पाए के लोग जो थे उनके शागिर्द हुए और शागिर्दों में उनके जो है
बहुत ज्यादा शागिर्द आगे बढ़े और शागिर्द उस्ताद हो गए। और फायद साहब को उस्तादुल शूरा इसीलिए उनके खिताब नाम के आगे जो है उस्तादुल शूरा लगा हुआ है, उस्तादुल शूरा। उनके शागिर्द में उस्ताद हो गए। मदन मोहन मालवीय का नाम दुनिया जानती है। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में जो काम किया वो कोई आज तक भूल नहीं सकता। फायद साहब का बहुत बड़ा योगदान मदन मोहन मालवीय के साथ रहा। वो मालवीय जी के दोस्तों में थे और शिव प्रसाद गुप्त के दोस्तों में थे और डॉक्टर भगवान दास भारत रत्न के जो हुए हैं उनके दोस्तों में थे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ जो है बड़ा काम किया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मुसलमानों का जो योगदान है उससे फायद साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा। यहाँ तक कहा जाता है कि निजाम हैदराबाद फायद साहब को बहुत मानते थे और फायद साहब जब मदन मोहन मालवीय जाने लगे हैं उनसे लड़ने के लिए निजाम से हैदराबाद, तो फायद साहब ने खत उनको दिया। वो खत लेके वहां वो गए और खत से निजाम से उन्होंने मुलाकात की और निजाम ने यहाँ जो BHU को इतना बड़ा दान दिया जिससे कि BHU के निर्माण में बड़ा भारी योगदान उनका गिना जाता है। तो फायद साहब का अपना तजुर्बा था। वो डॉक्टर एनी बेसेंट जमाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता रही हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट उनके ताल्लुकात थे। उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ भी काम किया, भगवान दास के साथ भी काम किया, मालवीय जी के साथ भी काम किया। और यही वजह थी कि जब 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शोबे अरबी उर्दू और फारसी का डिपार्टमेंट मालवीय जी ने खोला तो मालवीय जी ने ये कहा कि ये डिपार्टमेंट भी यहाँ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात थी अपने जमाने में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अरबी उर्दू और फारसी का डिपार्टमेंट हो, ये मालवीय जी की उदारता थी, मालवीय जी के देन थी। लोगों ने मालवीय जी से कहा कि डिपार्टमेंट तो आप बना रहे हैं लेकिन ये बताइए कि इसका सदैव कहाँ से लाएंगे, इसका अध्यक्ष कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। उन्होंने कहा कि इसकी फिक्र तुम लोग मत करो, इसको हम ढूंढ लेंगे, ये हमारे ऊपर छोड़ दो। और यही वजह थी कि हमारी माता जी ने एक बार हमको बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि घर पर बैठी हुई थी, उन्होंने देखा कि एक साहब जो है सर पर पगड़ी बांधे हुए, चंदन का टीका लगाए हुए फायद साहब से मिलने आए। फायद साहब ने खड़े होकर उनको रिसीव किया और कहा आपने कैसे तकबीर किया। उन्होंने कहा हमने यूं तकबीर किया कि आपने बहुत मदद किया हमारी BHU बनाने में, हम चाहते हैं कि आपने सब कुछ दिया, आज हम आपको खुद मांगने आए हैं। उन्होंने कहा मैं तो आपका है हूँ, आप मुझे क्या जो खदमत करिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने कहा शोबे अरबी उर्दू फारसी की सदाकत की कुर्सी तैयार है, चलो वहाँ सदाकत मंजूर करो। और फायद साहब ने उनके एक वक्त ना कहा और फौरन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए चल पड़े और वहाँ जाकर शोबे अरबी फारसी के मुझे सर्व हुए। बहुत खूबसूरत जुमला आपने कहा कि मालवीय साहब ने कहा कि अब हम आपको लेने आए। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बलिक जुमला है जी। ये आपने तो सही किया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम आपको ले लें जी। और उन्होंने जो इज्जत बख्शी जी, सदर शोबा उर्दू का पहले वो सदर शोबा उर्दू बनारस यूनिवर्सिटी के हुए। और सबसे एक नई बात ये थी कि बनारस यूनिवर्सिटी में उस वक्त एक पर्चा ऐसा था फारसी का जिसका एग्जाम जो है हेड को देना होता था उस जमाने में। तो फायद साहब ने जब पर्चा आया उनके सामने, उन्होंने उसको जवाब जो लिखा तो उसकी जवाब देने की कापी जांचने के हिंदुस्तान की जितनी यूनिवर्सिटियां थी सब जगह मालवीय जी ने कापी भेजी, सबने इनकार कर दिया कि ये जो लिखने वाला हमसे बड़ा काबिल है, हम इसको जांच नहीं सकते। तो वो कापी जांचने के तेहरान यूनिवर्सिटी भेजी गई ईरान और वहां से जांच की आई तो फायद साहब की काबिलियत का फारसी में बहुत बड़ा, फारसी में भी उनकी बहुत बड़ी काबिलियत थी। और फारसी में उन्होंने मसीह हजरत अली की शान में लिखा है जो आए जमाने की बहुत बड़ी देन है, फारसी में है हजरत अली की शान में, वो फारसी में उन्होंने लिखा है। और वो फारसी में भी जो उन्होंने तज़ामीन उनकी जो ताज सुखंदर किताब छपी है जो उन्होंने वजीर हसन उवेज में छापा, उनके दामाद थे, एक ही दामाद उनके थे वजीर हसन उवेज। उन्होंने किताब छापी ताज सुखंदर जो फायद साहब पर दीवान है, उसमें तज़ामीन जो फायद साहब ने लिखी है वो तज़ामीन आज बेमिसाल है, कहीं मिलती नहीं। हर एक शोरा की कलाम पर एक तज़ामीन उन्होंने लिखी है और वो ताज सुखंदर अब किताबें बहुत कम हो गई हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उसकी कापी है, काशी विद्यापीठ में उसकी कापी मिलेगी। इत्तेफाक से हमसे कोई साहब मांग के ले गए थे, PhD कर रहे थे BHU से, वो लौटा नहीं पाए। उन पर जौनपुर के लड़के ने PhD भी किया है, तो वो बहुत सारी जानकारियां उन्होंने हासिल की और मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई। फायद साहब के काबिलियत का नमूना आप इससे दीजिए कि एक उनके शागिर्द थे, वो एक कलाम लिख के लेके आए, एक कलाम लेके आए और शीशे में उसको महवा दिया और फायद साहब से कहा कि शीशे में महवाने के बाद इसमें एक लफ्ज गलत हो गया है जी।
तो ये कैसे सही होगा? शीशा हम चाहते हैं कि न तोड़ना पड़े और शरबत सही हो जाए। तो फायद साहब ने एक ऐसा लफ्ज बताया कि शीशा बिना तोड़े ही वह सही हो गया। ये अपने आप में कमाल की बात थी कि उन्होंने जो है शीशा तोड़ा नहीं और लफ्ज का खाली बता दिया कि यूं नहीं यूं पढ़ो। और जैसे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, तो हुआ शब्द हम लोग पढ़ते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये शेर लोग पढ़ते हैं। इसी तरह वो शेर था जो उन्होंने गजल को जो शीशे में मरवाई थी उसका उन्होंने यूं जवाब दिया। वो दानी बहुत बड़े थे फायद साहब, बहुत बड़े दानी थे, हर जुमरात को दान करते थे। एक बार उन्होंने एक दानी आता था, हर जुमरात तो कुछ पैसा उनसे दे जाता था, वो पैसा उसको दे दिया करते थे। एक जुमरात को वो फिर उनके पास आया और आकर उनसे बोला कि हुजूर पिछले जुमरात को मैं नहीं आ सका था, तो मैं चाहता हूं कि हमें पिछले जुमरात को पैसा भी आज ही दे, दोनों मिला के आज आप दान कर दें। फायद साहब ने मुट्ठी बंद करके उसकी मदद की। एक शागिर्द वहां बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये पिछले जुमरात को आया था, मैं बैठा था, मेरे सामने पैसा दे गया है। फायद साहब ने कहा तुम समझते नहीं हो, उसको ऐसी ही कोई जरूरत सता रही है जो उसने झूठ बोला। इंसान झूठ जब बोलता है जब उसको जरूरत जो है उसको कोई ऐसी ही जरूरत होती है जो नाकाबिल बर्दाश्त हो। तो फायद साहब का रुतबा अपना था, एक तरीका था, और उस तरीके से उन्होंने कहा कि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी के महाकवि हुए हैं, जिनको बड़े भाषा का अंतिम महाकवि कहा जाता है, वो उनके शागिर्द थे। उनका तखल्लुस जकी बनारसी था। जकी बनारसी के नाम से उनकी दीवान छपा है। और जकी बनारसी जब फायद साहब से विदा होकर जाने लगे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे एक आशीर्वाद आप दीजिए, जो आशीर्वाद में ताबीज के तरह गले में अपने टांगता रहूं। तो फायद साहब ने कहा बा महफिल शम्मा ताबा बा गुलस्ता रंगो बूबाशी इलाही हल्क जाबाशी मुहिते अबूबाशी, तुम जिस महफिल शम्मा ताबा, तुम जिस महफिल में रहो वहां तुम जो है शम्मा की तरह जलते रहो, रोशन रहो। महफिल शम्मा गुलस्तान रंगो बुबाशी, और जिस गुलस्तान में रहो गुलाब के फूल की तरह महकते रहो। इलाही है कि जहाँ बाशी, ऐ खुदा तो सबको इज्जत दे, मुहिते आबू बाशी, मगर जितनी इज्जत इसे दे उतनी किसी दूसरे को ना दे। कितना उम्दा दुआया कलाम है। इतना ऊंचा उन्होंने दुआ उनको दिया। और हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे। उन्होंने कभी बहुत कुछ किया। उनका हमेशा जो उन्होंने एक मंदिर रखा है निर्माण का, एक बोहिया उनके दरवाजे के बाद बैठती थी और वो पूजा किया करती थी, उनके चबूतरे में बैठ के पूजा किया करती थी। तो पूजा में जो है उन्होंने जो वो उसने एक दिन कहा कि सर लोगों ने मोहल्ले आवे आके मना किया कि पूजा करती है दरवाजे पर, उसको मना कीजिए। उन्होंने कहा खुदा को मानती है ना, वो कोई गाली गंदा काम नहीं ना करेगी, खुदा को ना मान रही है, मानने दो। फिर बोहिया एक दिन उनके पास आए, उसने कहा हम चाहते हैं कि जहाँ पूजा करते हैं वहां मंदिर बनवा दे शंकर का। फायद साहब ने कहा तुम बनवाओ। मोहल्ले वालों ने उस पर बिल्कुल एतराज किया। तो फायद साहब ने एतराज कर सबको समझाया कि मंदिर बनवा रही है, खुदा का घर बनवा रही है, खुदा का घर बनाने। वो मंदिर आज भी बना हुआ है, आज भी मोहल्ले में मौजूद है और लोग उसमें पूजा करने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या उम्दा ख्याल था उनका जी, कि वो भी खुदा का घर है। जी सही है जी जी। तो इस पर हम गालिब का वो शेर आ गया कि वफादारी बशर्त उस्तवारी असल ईमान, मरे बुतखाना में तो काबे में गारो बहमन को। जी यही है कि जिस आदमी ने जिसे भी अपना मालिक बना लिया, अब मरते दम तक उससे वफादार रहा, तो गालिब का यही ना कहना कि वो इस लायक है कि वो पूजा करता है, वो शिरक करता है, इसके बावजूद उसको काबे में जगह दी जानी चाहिए। जी, काबे की धरती में उसको दफन किया जाता। जी जी। तो ये मिसाल तो फायद साहब ने भी अदा जी जी कि मंदिर फायद साहब जब तक जिंदा रहे उन्होंने बनारस में जितने मुशायरे होते थे कवि सम्मेलन उसकी शलागत करते थे। जब शंकर प्रसाद जो कामायनी के रचयिता है, कामायनी किताब आप जानते होंगे, कामायनी के रचयिता है, उनके निवास स्थान पर गोष्ठी होती थी, कवि सम्मेलन होता था, उसमें फायद साहब शिरकत करते थे, सदारत फायद साहब करते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जब शंकर प्रसाद उनके बहुत मद्दाहों में थे और फायद साहब के जमाने में तो अपने तरीके से मुशायरे होते थे। शायद जो मुशायरा कोई हो जिससे फायद साहब ना जाए, उनकी एक आदत थी कि एक किताब बनाए हुए थे, वो एक डायरी बनाए हुए थे, जिस मुशायरे में जो पढ़ना होता था वो डायरी में लिख लेते थे और उसके ऊपर मुशायरे का नाम डालते थे, मुशायरा कहाँ हुआ, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये याद रहे कि फलां जगह ये मुशायरा फलां सन में हुआ और इसमें फायद साहब ने फलां नज़म या फलां गजल पढ़ी।
तो फायद साहब का अपना रुतबा था, एक अपना मुकाम था, उनके शागिर्दों की तादाद काफ़ी बहुत लंबी लिस्ट है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कुछ उन्होंने किया वो आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग उनको भूलते नहीं कभी, आज भी लोग याद रखते हैं। उनको पीएचडी भी हुई है, कई लोगों ने पीएचडी भी किया है। और फायद साहब ने मरते दम तक जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी सारी जिंदगी दे दी। उन्होंने इतना योगदान उनका रहा राष्ट्रीय एकता में कि वो योगदान कम ही लोगों का बनारस रहा होगा। यही वजह थी कि उस जमाने के टापर जो हिंदू साहिबान थे वो उनके दोस्तों में थे। शिव प्रसाद गुप्त दानियों के नाम से मशहूर हैं, वो फायद साहब के खास लोगों में थे। और फायद साहब ने अपने पहला दीवान जो लिखा तो उसकी कापी शिव प्रसाद गुप्त को दी, उसका इजरा शिव प्रसाद गुप्त ने किया। और शिव प्रसाद गुप्त की वो दीवान जो है आज भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सुरक्षित रखी है। तो ये तो कौमी एकता का जो उस जमाने की आप जो बात कर रहे हैं जी, तो कितनी हैरत होती है। उसी काशी में जी, गंगा जमनी तहजीब की गंगा बहती थी। जी जी, लेकिन आज तो वो गंगा मरी होती जा रही है। गंगा मैली हो गई। लोगों ने कर दिया कि समय समय पर कुछ ऐसे सल्फे पैदा होते हैं जो गंगा को मैली कर देते हैं, वरना गंगा तो पवित्र है। गंगा के ऊपर तो लोगों का विश्वास जमा है, जो गंगा से लोगों की आस्था है वो किसी और नदी से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, गंगा से बहुत बड़ी आस्था। फायद साहब हमेशा जो है वो शिवाले घाट जाया करते थे। और यहाँ जहादार शाह बहादुर शाह जफर के चचा जहादार शाह का खान यहाँ आके काशी में बसे हैं। जब अंग्रेजों ने उनको दिल्ली से हटाया गद्दी से तो उनसे पूछा कि आप कहाँ बसेंगे, उन्होंने कहा मैं काशी में बसूंगा, मुझे आप बनारस बसा दीजिए। जहादार शाह यहाँ बसे। फायद साहब ने जहादार शाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है और जहादार शाह का खानदान फायद साहब की बड़ी इज्जत करता था। मियां जानी एक थे जो अपने जमाने में बहुत मशहूर शहजादे कहे जाते थे, प्रिंस कहे जाते थे, वो फायद साहब के बहुत मद्दाहों में थे। और मियां जानी का नाम आज भी जो लोग यहाँ औरतें जो है उसमें बिया करती हैं। यहाँ बबुआ मंगल होता था, मियां जानी कराते थे बबुआ मंगल। हर मंगल को जो है होली के बाद हर पहले मंगल को एक बबुआ मंगल होता था। तो नाव पर जो है लोग उस जमाने के जो रक्कासाएं थी वो डांस करती थी और तबला वो संगीत बजता था। और ये लोग बड़े बड़े लोग जो थे यहाँ के रईस वो नाव पर बैठ करके उसका आनंद लिया करते थे। फायद साहब उसमें भी शिरकत करते थे। वो उनका सेकुलर कैरेक्टर था जो कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। सही है। उस जमाने के लोग फायद साहब की यादें रह गई हैं। अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा शहर उसके याद में बनारस में कोई स्टेशन कोई शहर कुछ सिर्फ नगर महापालिका ने एक सड़क का नाम फायज रोड रखा है जहां वो पैदा हुए हैं। उस सड़क का नाम फायज रोड कर दिया है जिससे लोग फायज साहब को जानते हैं कि फायज साहब भी कोई थे। इतने बड़े शहर के यादगार में जो मुकाम उनका था, जो कुछ बनारस में होना चाहिए था, वो यहाँ के लोग उनको भूल गए और उन्होंने फायज साहब के वो नहीं किया जो करना चाहिए था। देखिए होता है उर्दू अदब में फायज साहब का जो मुकाम है वो नजरअंदाज कभी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता, कभी नहीं किया जा सकता जी। इसलिए कि देखिए उन्होंने जो अदब को दिया और अदब के साथ साथ मुआशरे को जो दिया जी, अमली जिंदगी जिस तरह जिया जी। आदमी कलाम में तो बहुत सेकुलर नजर आता है जी, लेकिन जब उस आदमी के अंदर झांकता है आदमी तो वहाँ एक कॉमनर आदमी पहले से मौजूद नजर आता है। जी जी। तो ऐसी कैरेक्टर, ऐसी शख्सियत जो बिल्कुल समझ लीजिए कि मिसाली हो, अंदर जो है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर है, ऐसी शख्सियत तो बहुत मुश्किल। इत्तेफाक की बात है कि उनके कोई बेटा ना हुआ जी। उनके एक दामाद थे वजीर हसन उरूज, उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी वजीर हसन उरूज से उन्होंने किया। उरूज फायद साहब के शागिर्द थे और उन्होंने फायद साहब का दीवान ताज सुखनवर अपने से प्रेस स्थापित किया और उसमें छापा। उस दीवान का नाम है ताज सुखनवर जो आज सुरक्षित है, उसकी कॉपियां नहीं मिल रही है कहीं, काशी विद्यापीठ या BHU वगैरह में उसकी कापियां हैं। और फायद साहब जो थे उन्होंने अपने दामाद को बहुत हेल्प किया, मदद किया दीवान छपवाने में। और दीवान छपा अगर वो मदद ना करते तो शायद उरूज साहब मदद ना करते तो दीवान न छपता, और दीवान छप गया तो आज एक नजीर जो है हिंदुस्तान में कायम है जी। देखिए वो जो बहुत बड़े शायर अदीब होते हैं वो उनमें बेशतर लोग लापरवाह होते हैं जी, मतलब अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत को जतलाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उनके आने वाली नस्ल पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वैसे साधु संत महात्मा की तरह जो लोग जो अपने लिए न जीते हैं न अपने नाम नमूद को चाहते हैं समाज में स्थापित करना, वैसे लोगों
उसकी कदर करनी चाहिए और उनकी जो बाकियात हैं, जो उनकी चीज़ें हैं, उसको मंजर आम पर लाना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि उनकी तख्लीकात को कोर्स में शामिल करे। उनकी मज़ार आज बहुत दयनीय स्थिति में है और मज़ार का जो है जिस पाए कि बनना चाहिए मज़ार, कच्ची मज़ार आज भी गौरी तालाब में मौजूद है। उनका इंतकाल 29 मई 1929 में हुआ बनारस में, इसी गौरीगंज में। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? उनकी उम्र उस वक्त करीब 80 साल की थी। 80 साल की उम्र में। और मौत हादसाती थी या नेचुरल डेथ? उन्हें उनके दो नवासे थे, दो नवासे में एक नवासे की डेथ हो गई उनके सामने। किसी ने आके बता, एक नवासा आगरा के पागल खाने से लापता हो गए, किसी ने आके बता दिया कि उनकी डेथ हो गई, जितना सदमा पहुंचा उनको नवासे के डेथ का कि खुद भी वो अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी वो नवासे की मोहब्बत में मोहब्बत में उनकी रूह निकल गई। और कहा यह जाता है कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में मौलाना मोहम्मद मावी साहब ने शिरकत की। और फायद साहब शेख अली हाजी के बहुत दीवाने थे। शेख अली हाजी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ कहा है। हमेशा फातमान उनकी मज़ार पर जाया करते थे। और फायद साहब ने एक सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने एक बार अपने शागिर्द से कहा, उनके शागिर्द ने कोई चीज लिख रहे थे, उसमें कोई लफ्ज उनके समझ में नहीं आया शागिर्द के। तो उन्होंने अपने शागिर्द से पूछा कि क्या तुम लुग़त नहीं देखते, डिक्शनरी नहीं देखते? उसने कहा कि ज़रूरत पड़ती है तो हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ताज्जुब करोगे सुन के कि दुनिया की कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है जिसका मैंने 7 बार मुताला ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है जिसका 7 बार हमने अध्ययन न किया हो। ये काबिलियत की इंतहा थी। इसको कहते हैं ईश्वरचंद विद्या सागर जैसे थे, जैसे सागर थे विद्या, ईश्वरचंद जी सागर थे विद्या के, वैसे फायद साहब विद्या के सागर थे। और उनकी सबसे बड़ी खूबी थी को पढ़ते बहुत थे। और दीवान हिंदुस्तान का कोई, दुनिया का कोई ऐसा शायर नहीं था जिसका दीवान उनके लाइब्रेरी में मौजूद ना हो। वो सबका दीवान अपने पास रखते थे, सबका दीवान पढ़ते थे और देखते थे। और शायरी में उनकी शायरी में बेमिसाल थी। महफिल शम्मा ताबा गुलिस्ता रंगो बुबाशी भाई है को जाबाशी मुहित अबूबाशी, जो खिताब उन्होंने दिया ये सही मायने में जगन्नाथ रत्नाकर के बहुत बड़ा खिताब था। और फायद साहब तो अपने तरीके से शायरी करते थे। उनकी शायरी में जो है फरासी थी, वो फरासी टाइप की शायरी करते थे। खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उनको खाने से बहुत, एक बार ऐसा हुआ कि वो उनको रास्ते में आ रहे थे अपने शहर से होकर के, अपने शागिर्द क्या रुक गए तो उसके अपने शागिर्द को उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। तो इतना खाना बोल गए कि उनका शागिर्द ताज्जुब कर गया कि उस्ताद इतना खाना कैसे खाएंगे। मैंने खाने पीने के बहुत शौकीन थे वो और अपने तरीके से जीते थे। और जो है शेर व शायरी में भी फरासी भरी हुई थी। अब ये देखिए अपने आप में क्या है, नजर कर इनका यादे आलम नैरंग पर फायज, नजर कर इनका यादे आलम नैरंग पर फायज, पलट दे ताज शाही को तो कासा है गदाई का। इसमें फरासी है, देखिए इसमें जो है इसमें फरासी भरी हुई है। वो फरासाना शायर थे, वो फरासा भी थे अपने जमाने के बहुत बड़े। इसलिए फायद साहब का मुकाबला इस जमाने में, जब से फायद साहब का जन्म हुआ 1856 से लेकर अब तक कोई पैदा बनारस से फायद साहब के सानी कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए कि वो उनका मैदान जो है उर्दू अदब था या फिर फारसी और उर्दू दोनों में? दोनों में था। उर्दू में ज्यादा था, फारसी में कम था। वो उर्दू में ज्यादा लिखते थे, फारसी में कम लिखते थे। फारसी में कारी की भी दिक्कत हो गई। फारसी के कारीन भी कम हो गए ना। अब फारसी का चलन भी कम हुआ, फारसी के कारीन भी घटे और उर्दू शायरी पीक पर थी। जी। तो ये कि उनके कलाम जो है वो महफूज है कि नहीं है? उनके कलाम महफूज की पोजीशन ये है कि दीवान उनका जो हमारे पास से कोई मांग के PhD कर रहा था कोई बच्चा, वो ले गया तो वापस नहीं किया। उनका कल हाथ का लिखा दीवान हमारे पास मौजूद है। हाथ का लिखा दीवान रखा है हमारे पास। उनकी हैंडराइटिंग, उनके हैंडराइटिंग में मौजूद है। तो बहुत बड़ी दौलत आपके पास, वो बचा के रखे हैं। वही हमारे पास एक दौलत फायद साहब की बची है। और वो उनका जो उनकी लाइब्रेरी रही होगी, ये उनके लाइब्रेरी, उनके नवासे थे, उनका दिमाग कुछ खराब हो गया था, उन्होंने आग लगा दिया था लाइब्रेरी में। उससे फायद साहब का बहुत सारा जखीरा, बहुत सारी किताबें इंपॉर्टेंट जल गई, जब के खाक हो गई।
तो अदब का तो बड़ा खसारा जी हुआ। जी, बहुत खसारा उनके पास था, बहुत ज्यादा था। बहुत खसारा हुआ जी, उनके जी। पास की उनकी लाइब्रेरी तो बड़ी रिच लाइब्रेरी बहुत है। बड़ी लाइब्रेरी उनके पास थी। अच्छा, वो किताब को आपकी गुफ्तगू से ये भी झलकता है कि वो किताबों को खरीद कर जमा करते हाँ, किताब में खरीदते, किताब में हर किताब में खरीदते थे। अब आपने सुना कि कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं थी दुनिया की जो 7 बार मुताला ना किया हो। इससे कागज का पता लगता है कि कितनी कागज होगी कि 7 बार। जी। सोचिए, हर डिक्शनरी, दुनिया की डिक्शनरी, जी आज ऐसा कोई आदमी मिलेगा नहीं। जी जी। फैज साहब की अदबी हैसियत के बारे में तो आपने बहुत खूब जानकारियां दी। जी जी वो जमाना आज़ादी से कबल का है। जी। 26 में जब जी। उनका इंतकाल हुआ, 29 में। 29 में, जी। तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी देख नहीं पाए। जी जी। तो क्या हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी कोई उनके कारनामे हैं? फैज साहब हिंदुस्तान आज़ादी के बहुत दीवाने थे। जी। और महात्मा गांधी का उनको बहुत असर था। जी। वो महात्मा गांधी का अक्सर अपने शागिर्दों से जिक्र किया करते थे जी। कि एक ऐसा आदमी आया है जो आज़ादी हमको दिलाएगा जरूर। और गांधी जी के उसूलों से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जाहिर है कि काशी हिंदू विद्यालय उस जमाने में जो है मदन मोहन मालवीय जी के कारण जो है वो एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जी। फैज साहब मालवीय जी के साथ जुड़ने से जी। उनके वो जज्बा था आज़ादी दिलाने का। वो आज़ादी के दीवाने एक तरह से जी। थे। डॉक्टर एनी बेसेंट जिन्होंने आज़ादी के लिए कितना फाइट किया, जी। डॉक्टर उनसे जो है फैज साहब साथ रहे उनके। जी। डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी। जिन्होंने आज़ादी के लिए जो है अपनी पूरी जिंदगी में छाव किया और हिंदुस्तान की आज़ादी के बहुत काम किया। आज़ाद होने के बाद भारत रत्न हुए वो इंडिया के। जी। तो इस किस्म का मदन मोहन मालवीय खुद बहुत बड़े कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस से बहुत उन्होंने काम किया। और बीएचयू के उस जमाने में काशी हिंदू विद्यालय बनाना कोई मामूली बात नहीं थी। जी। उन्होंने आज़ादी के दौरान काशी हिंदू विद्यालय का स्थापना जो की जी। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। उस जमाने में जो बनारस में जो भी जंग आज़ादी से मुताबिक आदमी, जो भी आदमी बनारस आता था वो फैज साहब से मुलाकात जरूर करता था। जी। और फैज साहब उससे मिलते थे और फैज साहब उसको लिख के गुप्त रूप में जो है नज़में दिया करते थे। जी। ये आउट नहीं हुआ कि उनकी कौन सी नज़म कहाँ है, जी। लेकिन फैज साहब उसके नज़में जो है लिख करके आज़ादी के नज़में देते थे आज़ादी के दीवानों को पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी बात है। ताकि उससे प्रोत्साहित होकर के देश की आज़ादी के लिए कुछ कर सके। सही तो बात। जंग आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, लोगों ने भुला दिया। और सब जो किताब ये बात जो जेल, चूंकि वो जेल नहीं है इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो उपाधि थी वो भी उनको नहीं दिया। लेकिन वो बाहर अंदर से जो बाहर से रह करके उन्होंने जो आज़ादी के लिए किया, जेल भरे ना गए हों लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसको कोई भूल नहीं सकता। जी। जंग आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और हिंदुस्तान की आज़ादी में वो अफसोस ये है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जिंदा ना रहे। जी जी। देखिए, पंडित रामदयाल पांडे जी, स्वतंत्रता की बात हो रही है कि भाई सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी का बेनिफिट्स थे। जी तो जब बेनिफिट्स की बात आई तो उन्होंने बेनिफिट्स लेने से इनकार कर दिया। जी मुझे अपना बेटा बनाया था, जी तो हमने आखिरी उम्र में उनकी सेवा की। और देखिए, सेकुलर माइंड का उनका ये है कि उन्होंने मुखाग्नि देने के लिए मुझे वसीयत किया। अच्छा, कि अच्छा। मेरा मुखाग्नि शाही जमील देगा, मेरा बेटा है वो। आत्मकथा में उन्होंने इसका मेरा जिक्र किया है। उन बाबा से कहा कि बाबा आपके बेटा क्यों नाराज हैं? तो अब बताओ शाहिद, भारत माता है तो हम, अगर मेरा योगदान है माता को आज़ादी दिलाने में, तो माँ की आज़ादी का हम पैसा वसूलेंगे? कितनी शर्म की बात। हमने कहा कि बाबा आपको सलाम मैं करता हूँ और आपके इस जज्बे को सलाम करता हूँ। तो फैज साहब को भी अगर नहीं मिला कुछ भी तो कुछ नहीं, वो ऐसे लोग जो है वो अपना जो भी अपनी जो सेवा होती है उसको देते हैं, मेवा नहीं तलाशते हैं। आज के लोग मेवा तलाशते हैं। चाहेंगे आखिरी में अगर उनका कोई कलाम आपके हो? से पूछते हो, पर्दे से पूछते हो कि तेरा दिल कहाँ है अब, पर्दे से पूछते हो कि मेरा दिल कहाँ है अब, पहलू में ले आओ तो कह दूं यहाँ है अब। वाह। बाद राहत में खुदाजे तकलीफ, जी बाद राहत में खुदाजे तकलीफ, धूप बदली की कड़ी होती है। जी। इसमें फिलासफी भरी हुई है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसमें फिलासफी है और मुशाहदा है। जी। मुशाहदा इसमें बड़ा हुआ है। वो उनके कलाम में जो थी एक अजीब खूबी थी कि जो कलाम में से मुतासर थे वो काबिलियत के साथ कहते थे। वो शायरी उन्होंने किया, चलती फिरती शायरी नहीं किया, बल्कि उनका आला अदब। उनका कहना था कि अदब को जो पढ़ेगा, जो अदब की तहजीब जानेगा,
वो शायरी करेगा बिना पढ़े। एक बार शाद अजीमाबादी जी बनारस आए, जो अजीमाबाद पटना के रहने वाले थे, बहुत बड़े शायर थे शाद अजीमाबादी जी। वो आए तो फायर साहब से मिले, उनके घर आए। जी फायर साहब ने उनको खाने पर दावत पे बुलाया जी। उन्होंने खाना खाया, खाना बहुत लजीज था जी। उनको बहुत पसंद आया। जी वो बाहर तक उनको छोड़ने के लिए जाने लगे जी। तो इत्तेफाक की बात थी, वहाँ पर वो गुलाब का फूल पेड़ बोए हुए थे फायर जी। साहब, उसमें उन्होंने दामन अपना फंसा दिया। दार शिखने को फायर साहब में कितने बड़े शायर हैं। जी। दामने गुल दिए जाए कहीं खालों से, जी। तो फायर साहब ने जवाब दिया कि बुल बुल आके छुड़ा दे उन्हें मिन खालों से। जी फौरन जवाब दिया। शाह साहब ने निपटा दिया और कहा कि वाकई तुम जो हो एक चिराग हो बनारस के लिए, और हम तुमको चाहेंगे तुम कभी शाह बना शाह हमारे वहाँ अजीमाबाद भी तुम आओ। और वो बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने नवाब हैदराबाद, नवाब मुर्शिदाबाद, नवाब साहब लखनऊ के नवाबों का फायर साहब पर सब लोग फायर साहब को नज़दीक से जानते थे और बहुत असर करते थे। दीवान जब छपा तो सबको उन्होंने मांगा कि हमको एक कापी भेजिए, उन्होंने दीवान सबको भेजा। आपने सबको भेज दिया? हाँ, सबको भेजा। लेकिन हम आपको एक मशवरा जरूर देंगे कि अब जो आपके पास उनका कलमी जी। उसको आप भूल से भी किसी को घर से बाहर नहीं निकलने नहीं, दीजिएगा। इसलिए कि देखिए रिसर्च स्कॉलर जो है उनके अंदर जो है खुदगर्जी होती है, वो अपनी डिग्री लेना चाहते हैं जी जी। और ये नहीं समझते हैं कि ये जो हम ले जा रहे हैं तो क्या इस मोती की कदर कर सकेंगे। जी जी। और फायर साहब जब मरते दम पे आखिरी दम तक 13 मई 1929 तक बीएचयू के वो हेड रहे जी। अरबी फारसी में। विरासत मिली है जी। तो आप जितनी गुफ्तगू अभी किया और फायर साहब के जो बारे में कहा जी। तो हमको तो लगता है कि आप उसी विरासत के अमीन हैं। तो एक बात ये बनती है कि आपके बाद आपके जनरेशन में कोई ऐसा है जो फायर साहब के बाद आप नजर आ रहे हैं? आपके हमारे जनरेशन के बाद हमारा पोता जो है ये अभी से जो है इसको शायरी में बड़ा शौक है और शायरी बिकता भी है, ये मसीहा पढ़ता भी है। हमको इससे उम्मीद है कि फायज की जगह ये फायर साहब को यही जिंदा रखे, फायज को ही जिंदा रखे। बेटा आप इस इंटरव्यू में शामिल है एक मेंबर की हैसियत से, पढ़ लिख के आपको फायज बनना है। फायज फायर बनेगा। साहब की विरासत को आगे बढ़ाना है। अच्छा, तो फायज साहब के बारे में खाली आप ये बता दें, बनारस के कोई जफर हसन मिर्जा सुगन थे। हाँ। तो उन्होंने एक लेख लिखा शेख अली हजी पर। यह बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, तो कोई नहीं बताएगा। मैंने पता लगाया जितने तस्करे लिखे गए हैं, मैंने सारे तस्करे पढ़े बनारस के, उसमें हमें मिर्जा सुगन नाम का या मिर्जा जफर हसन नाम का कोई भी तस्करा निगार, कोई भी शायर, कोई आदमी नहीं मिला और न कोई अदीब मिला। तो वो जो मजमून रमजानी पर लिखा गया था फायज साहब का ताल्लुक से, उसका चक्कर क्या था आप बता दीजिए हमको। उसका चक्कर ये था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने एक किताब शेख अली हजी पर निकालने की कोशिश की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्होंने फायज साहब को, शेख अली हजी के मद्दा थे महफिल, जो उन्होंने जो फायज साहब शेख अली हजी के बहुत मद्दाहों में थे और रिसर्च किया था उन्होंने शेख अली हजी पर। तो फायज साहब को उन्होंने खत लिखा कि आप जो है एक मजबून फायज साहब हमारे ऊपर जो मैंने शेख अली हजी पर लिख करके हमको भेज दीजिए। अच्छा, अली हजी पे लिखने तो फायज साहब का मिर्जा सुगन स्टोनो थे उनके, मिर्जा जफर हसन जाबित उनका उपनाम था। अच्छा। मिर्जा जफर हसन जाबित फायज साहब के शागिर्द भी थे। हाँ। और उनके जो है स्टोनो थे वो। हाँ। तो उन्होंने स्टोनो से कहा कि हम बोल देते हैं तुम लिखो। अच्छा, तो स्टोनो ने वो आर्टिकल लिखा। हाँ। रमजानी का जिक्र जो है वो फायज साहब ने लिखवाया। रमजानी का जिक्र फायज साहब जानते थे कि रमजानी जो है साथ आया था, ऐसे उनके साथ आए थे। ईरान से तो फायज साहब ने लिखवाया। मिर्जा सुगन ने जब आर्टिकल भेजा अलीगढ़ छपने को, तो उन्होंने उसको अपने नाम से भेज दिया, जफर हसन जाबित के नाम से। लेकिन मिर्जा सुगन एक जगह पकड़ गए कि जब आर्टिकल छपा तो ऊपर लिखा था प्रोफेसर जफर हसन जाबित जी। तो प्रोफेसर से पकड़ गए। मिर्जा सुगन प्रोफेसर तो थे नहीं, वो तो स्टोनो थे। तो वहां से जो हमारे अब्बा ने हमको अब्बा से हमने पूछा कि जफर हसन जाबित कैसे, ये शेख अली हजी का ये मजमून कैसे छपा, क्या है। तो हमारे वालिद ने हमको यावर हुसैन हमारे वालिद थे, उन्होंने हमको बताया कि ये फायज साहब ने मिर्जा सुगन को स्टोनो से उनको दिखाया और मिर्जा सुगन ने अलीगढ़ भेजा और वो छप गया। वहां से वो बात जो है असल हकीकत ये है।
यानी इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है। हाँ, दस्तखत नीचे अपनी कर दिया था। हाँ। तो उन्होंने अपने वहाँ जो छापा तो फायज साहब ने ये तो लिखा ही नहीं कि मोहम्मद हसन फायज लिखो। उन्होंने हटके बोल दिया। हाँ। ये सोचा मिर्जा सुगंध तो खुद ही नाम दे देंगे फायज साहब का। मिर्जा सुगंध ने अपनी दस्तखत कर दिया नीचे। कोई भी अधिकारी अफसर जो है डिक्टेशन देता है जी। तो ये थोड़ा कहता है कि मेरा नाम जी, लिखो। जी, वो जी। उसकी ड्यूटी में शामिल जी, है। ड्यूटी में खुद कबूला है कि ये बात मैंने अपने बाप दादा से सीना बसीना मुझ पर चली आ रही है। तभी मुझे शक हुआ था, मैं कहा था मैं काजिम साहब के पास जाऊंगा, काजिम रिजवी साहब सच्चाई कई बताएंगे। लोगों ने ये सवाल हमसे किया है। बहुत शुक्रिया आपका, सवाल बहुत कई लोगों ने शुक्रिया। किया। जो मालूमात हमको थी वालिद से अपने मिली थी, वो किताब मिर्जा सुगंध से हमने मंगाया था, मंगा के देखा। मैंने खुद भी किताब को देखा, मेरे पास नहीं है, मैंने मंगवाया जब मिर्जा सुगंध जिंदा थे तो किताब मंगवाई थी, मैंने देखा था एक बार। जब देखा तो उसमें जो है प्रोफेसर जफर हसन जावेद छपा हुआ था। अच्छा बहुत किसी बदशक्ल की तस्वीर फायज जो है नजर आए वो दाखिल हुनर में। वाह 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 वाह। ये बुलंद पाया शायरी जी। देखिए, इसमें बिटवीन द लाइन बहुत सारी बातें हैं। फायज साहब ने एक कलाम लिखा है कि खुदा के 100 नाम जो है उसमें उन्होंने मेंशन किया है। अच्छा। अपने कलाम में हर लाइन में एक खुदा का नाम है। 100 नाम अच्छा। खुदा के हैं। हाँ, वो 100 नाम खुदा के और 100 नाम मोहम्मद के। उन्होंने एक शायरी लिखा, वो हमारे इत्तेफाक से है नहीं, कोई अच्छा। दे गया मांग करके कोई मांग। अपने फायज साहब की जिंदगी और उनके अमल, उनकी शायरी, उनके योगदान, उनके सेकुलर कैरेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की। और नई नस्ल को ये चाहिए कि फायज साहब के कलाम की तलाश करें, उन पर काम करें। तो ये बात हैरत में डालने वाली है जी। कि आपकी तवानाई में रत्ती बराबर का फर्क हम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हम आपके मुहिब हैं, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। जी, जी। इसलिए हम आपको बहुत ज्यादा स्टेज नहीं देना चाहेंगे। जी। बस आखिरी जी जी बात हम आपसे कहना चाहते जी, हैं जी, जी। कि आपके जो नई नस्ल के शायर हैं फायज साहब के हवाले से उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शायरों को? और शायरों को शायर को भी हमारा ये कहना कि शायर पढ़ने की कोशिश करें। शायर बनने से के साथ साथ पढ़ने की भी कोशिश करें। अगर काबिलियत नहीं होगी तो अच्छा शायर नहीं होगा। शायर को आज के शायर पढ़ते नहीं, क्लासिक तो पढ़ते ही हाँ पढ़ते नहीं, पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ने की आदत डालें और जब पढ़ेंगे तो अच्छा लिखेंगे। ये हम शायरों से कहेंगे। फायज साहब लिखते पढ़ते बहुत थे और फायज साहब पास जब मरे हैं तो समझिए कि 8 अलमारी किताबें छोड़ के मरे वो। तो फायज साहब पढ़ते बहुत थे और दुनिया का कोई ऐसा शायर नहीं था जिसका दीवान उनके पास ना मौजूद हो। जी। फायज साहब पास दुनिया के हर शायर का दीवान मौजूद था। और आज के शायर के पास दुनिया का ढूंढना तो मुश्किल है, एक शायर का दीवान नहीं मिलेगा। जी 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 जी। तो दीवान से आदमी पढ़ता था तो सीखता था, और जब सीखता था तो लिखता था अच्छा, और जब अच्छा लिखता था तो क्या क्या पूछना फिर। तो फायज साहब के मुकाबले पर जो है अभी दूसरा कोई आदमी बनाना तो पैदा नहीं हुआ। चलिए, हम आपसे एक वादा लेकर उठना चाहते हैं जी। कि फिर हमको आप मौका देंगे। और आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आप पटना से आए और आपने आकर हमको इस लायक समझा। हम तो आप वीकली आकर आप तो बहुत एहसानमंद है कि आपने हमको इस लायक समझा। नहीं, क्या बात करते हैं। नहीं, आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया, हम लोगों ने टाइम मांगा, आपने टाइम दिया। टाइम के हॉल में बैठे हैं जी। तो हम अपने इस वीडियो आपने देखा जो कर रहे हैं। हाँ। तो मैं आपका हाथ को जी बोसा देकर जैसे ही तो आप जब बनारस आए तो आप अपना दर्शन दीजिए हमको। और बहुत अल्लाह ताला, अब मैं नियत करता हूँ जी। कि आपसे 1 2 3 मैं आऊंगा, खास तौर पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए और जो आऊंगा।